नमस्कार। चुनाव के नतीजों का असल मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ किसी की हार या जीत का ऐलान है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये लोगों का एक संदेश होता है, उनका एक आदेश। आज हम आंकड़ों को हथियार की तरह नहीं, बल्कि एक डायग्नोस्टिक टूल, एक आईने की तरह देखेंगे। ये समझने के लिए कि छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर का जनादेश वहां की सरकार के लिए क्या मायने रखता है। चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। हमारा पूरा विश्लेषण बस्तर के भानुप्रतापपुर पर टिका है। देखिए, कोई भी चुनाव क्षेत्र सिर्फ एक नक्शा तो होता नहीं है। वो वहाँ की जमीन है, वहाँ का पानी और सबसे बढ़कर वहाँ के लोगों की धड़कन है। और जब तक हम उस धड़कन को नहीं समझेंगे, हम वहाँ की राजनीति की नब्ज कभी नहीं पकड़ सकते। तो सबसे पहले आइए इस जमीन की रूह को, इसकी आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर भानुप्रतापपुर की असली पहचान क्या है? जवाब इसकी जड़ों में है, और वो जड़ें पूरी तरह से आदिवासी हैं। अब इन आंकड़ों को देखिए जरा। यहां की आबादी का 55.4% हिस्सा अनुसूचित जनजाति का है। इसका मतलब साफ है, अगर यहां की राजनीति समझनी है तो पहले यहां के लोगों को समझना होगा। गोंड और हल्बा समुदाय यहां की सामाजिक और राजनीतिक सोच को दिशा देते हैं। और भाषा भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं होती, वो संस्कृति और सपनों को अपने अंदर समेटे रहती है। हाँ, 60% से ज्यादा लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, पर गोंडी और हल्बी का जो महत्व है वो कहीं गहरा है। ये भाषाएं अलग अलग आदिवासी पहचान का प्रतीक हैं, जिन्हें आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। अच्छा, अब जमीन की बात से आगे बढ़ते हैं और उन आंकड़ों को देखते हैं जो बैलेट बॉक्स से निकले हैं। याद रखिए, चुनाव के नतीजों को हार जीत के चश्मे से नहीं, बल्कि लोगों के भेजे एक ताकतवर संदेश की तरह देखना बहुत जरूरी है। 2023 में 81.48% वोटिंग हुई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सामूहिक आवाज है, एक दहाड़ है जो ध्यान और एक्शन की मांग कर रही है। जब इतने सारे लोग अपना वोट डालने के लिए निकलते हैं ना, तो इसका सीधा मतलब है कि वो अपने भविष्य में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। इस ट्रेंड पर नजर डालिए। 2003 और 2008 यहां बीजेपी का दबदबा था, लेकिन 2013 से कहानी पलटनी शुरू हुई। कांग्रेस ने न सिर्फ सीट जीती, बल्कि हर चुनाव के साथ अपनी जीत का मार्जिन भी बढ़ाया है। जो अंतर 2013 में करीब 15,000 वोटों का था, वो 2023 आते आते दुगना होकर 30,000 के पार चला गया। ये एक बड़े राजनीतिक बदलाव का इशारा है। ये बार चार्ट कहानी को और भी साफ कर देता है। कांग्रेस ने लगातार अपना वोट शेयर 50% से ऊपर रखा है, और दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर 30 से 32% के बीच में ही अटका हुआ है। तो मुद्दा यह है कि कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है, जबकि मुख्य विपक्ष नए वोटरों को अपनी तरफ खींचने में संघर्ष कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ पार्टियों की लड़ाई नहीं है। जब लोग इतनी बड़ी संख्या में अपनी मर्जी जाहिर करते हैं, तो ये हमारे संविधान में दी गई गरिमा यानी डिग्निटी की बात है। ये दिखाता है कि वोट देने का अधिकार एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये चुने हुए नुमाइंदे पर भी एक जिम्मेदारी डालता है कि वो लोगों के इस भरोसे का सम्मान करे। तो चलिए अब चुनावी आंकड़ों से आगे बढ़ते हैं और उन इंसानी कहानियों को सुनते हैं जो इन नंबरों के पीछे छिपी हैं। ये कहानी है वादों और हकीकत के बीच की उस खाई की, जहां अक्सर भरोसा टूट जाता है। पाइप तो बिछा दिए, पर पानी नहीं है। ये एक स्थानीय नागरिक की बात है, और जल जीवन मिशन पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। ये उस तरह के विकास पर सवाल है जहां काम कागज पर तो दिखता है, लेकिन असलियत में गायब होता है। ये एक गहरी निराशा को दिखाता है। और ये सिर्फ पानी की बात नहीं है। दशकों से कोई नया जलाशय नहीं बना। केशकाल घाटी की बाईपास सड़क का वादा आज भी सिर्फ एक प्रस्ताव है। एक बुनियादी अस्पताल तक की कमी है। हायर एजुकेशन के लिए कोई संस्थान नहीं है। और इन सबसे ऊपर आरक्षण कोटे को 32% से घटाकर 20% कर दिए जाने का गुस्सा। ये अधूरी जरूरतों का एक पैटर्न है जो धीरे धीरे पूरे सिस्टम से भरोसे को खत्म कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि जब इतनी शिकायतें हैं, जमीन पर इतनी नाराजगी है, तो फिर मौजूदा विधायक ने ये सीट जीती कैसे? आइए इस जनादेश की चीरफाड़ करते हैं और उन ताकतों को समझते हैं जिन्होंने इस नतीजे को शक्ल दी। इस जीत के पीछे 4 मुख्य वजह नजर आती हैं। पहला, सहानुभूति का फैक्टर। सावित्री मंडावी एक लोकप्रिय दिवंगत विधायक की पत्नी है। दूसरा, राज्य की कल्याणकारी योजनाएं जिनका असर लोगों ने जमीन पर देखा। स्कूल, क्लिनिक, किसानों को मदद। तीसरा, आदिवासी समुदायों के साथ पार्टी का मजबूत जमीनी नेटवर्क। और चौथा, एक पूर्व टीचर के तौर पर उनकी साफ सुथरी छवि। लेकिन इन ताकतों के बावजूद नींव में कुछ दरारें भी हैं, कुछ खतरे भी।
जैसे 2022 के उपचुनाव में सर्व आदिवासी समाज को 18% वोट मिले। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये संकेत है कि अगर असली आदिवासी मुद्दों को नजरअंदाज किया गया तो लोग तीसरा विकल्प ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राजनीति की लहरें, नैरेटिव की लड़ाई और माओवादी दबाव जैसी चुनौतियां भी मौजूद हैं। तो इस पूरे डायग्नोसिस के बाद इलाज क्या है? एक्शन का रास्ता क्या है? अब हम विश्लेषण से आगे बढ़कर एक ऐसे फ्रेमवर्क की बात करेंगे जो किसी भी लीडर को ये समझने में मदद कर सकता है कि जनादेश को असल सुशासन में कैसे बदला जाए। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत या एक 4 आयामी रणनीति कहते हैं। पहला चेहरा आदिवासी आकांक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा और उनकी पहचान का सम्मान। दूसरा, विकास का एजेंडा, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिखे, जो काम आए। तीसरा, विपक्ष के नैरेटिव का जवाब सच और नतीजों से दें। और चौथा, संगठन को मजबूत करना, हर गांव, हर घर तक पहुंचना। ये एक पूरी होलिस्टिक अप्रोच है। एक अच्छी रणनीति का सार इस बात को समझने में है कि क्या आपके कंट्रोल में है और क्या नहीं। उम्मीदवार की छड़ी, पार्टी का जमीनी संगठन, योजनाओं की डिलीवरी, ये सब आपके हाथ में है। लेकिन देश का राजनीतिक मूड कैसा है? कोई नई पार्टी उभर रही है या महंगाई बढ़ रही है? ये वो चीजें हैं जिन पर आपका सीधा कंट्रोल नहीं होता। आप सिर्फ उन पर असर डाल सकते हैं। असली खेल इन दोनों के बीच संतुलन बनाने का है। मिसाल के तौर पर जब हम संगठन और लोगों तक पहुंच की बात करते हैं जो कि कंट्रोल की जा सकती है, तो उसे जिम्मेदारी से करना होगा। अब भारत के डीपीडीबी फ्रेमवर्क के तहत लोगों की प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान सिर्फ एक अच्छी बात नहीं बल्कि एक कानूनी जरूरत है। आज के दौर में कम्युनिकेशन का मतलब लोगों की निजी जिंदगी में दखल देना नहीं बल्कि उनकी सहमति से एक रिश्ता बनाना है। आखिर में हम उस रास्ते पर आते हैं जो एक चुनाव जीतने से शुरू होता है और लोगों के दिलों में और इतिहास में जगह बनाने तक जाता है। सवाल यह है कि एक जनादेश को विरासत, एक लेगेसी में कैसे बदला जाए। इसके लिए एक 3 सूत्री एक्शन प्लान है। पहला, सबसे बुनियादी जरूरतों पर काम करें। पाइपों में पानी पहुंचाएं, बाईपास पर काम शुरू करें, अस्पताल बनाएं। दूसरा, आदिवासियों का भरोसा फिर से जीतें। आरक्षण कोटे को बहाल करने के लिए लड़ें और वन अधिकार कानून को पूरी तरह से लागू करें। और तीसरा, जमीनी स्तर पर लोगों को ताकत दें। एक ऐसा सिस्टम बनाएं जहां लोगों की शिकायतें सुनी जाएं और उन पर कार्रवाई हो। भानु प्रतापपुर का संदेश बिल्कुल साफ है। विरासत आपको एक चुनाव तो जितवा सकती है, लेकिन असली विरासत सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी से बनती है। लोगों का सब्र हमेशा नहीं रहता। जनादेश कोई ब्लैंक चेक नहीं होता। ये एक भरोसा है जिसे हर रोज, हर दिन कमाना पड़ता है। तो हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। कोई भी नेता एक चुनाव के इस नाजुक भरोसे को आने वाली पूरी पीढ़ी के लिए तरक्की के एक मजबूत रिश्ते में कैसे बदल सकता है? यही सार्वजनिक सेवा की सबसे बड़ी और असली चुनौती है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai. Contact us at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose Beyond Politics.